स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों में लैंगिकता तथा लैंगिक जनन की घटनाएं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है जीवों में लैंगिकता तथा लैंगिक जनन की घटनाएं। तो सबसे पहले जानेंगे कि जीवों में लैंगिकता क्या है। तो जीवों में लैंगिकता लैंगिक अंगों पर निर्भर करती है। लैंगिक अंगों पर निर्भर करती है, जिसके आधार पर जीवों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसे नंबर 1 पे एक लिंगी या इसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिसेक्सुअल और मोनोसियस और दूसरा है द्विलिंगी अथवा इसको कहा जाता है उभयलिंगी। इसे कहा जाता है इंग्लिश में बाइसेक्सुअल या डायोसियस। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक लिंगी क्या है। एक लिंगी एक लिंग धारण करने वाले जीव अथवा पादप को एक लिंगी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें देखेंगे तो इसमें मुख्यतः तिलचट्टा, मक्खी,
खरगोश, मनुष्य आदि आते हैं। यानी कहने का मतलब एक लिंगी जंतु वे जंतु होते हैं जो केवल एक लिंग धारण किए होते हैं, जैसे तिलचट्टा, मक्खी, खरगोश, मनुष्य आदि। उसके बाद नंबर 2, द्विलिंगी। द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी। उभयलिंगी इसमें देखेंगे, इसमें दो लिंग धारण करने वाले जीव अथवा पादप को द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहा जाता है। इसमें उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो इसमें मुख्यतः केंचुआ, जोंक, फीता क्रीम, स्पंज आदि आते हैं। इस प्रकार द्विलिंगी या उभयलिंगी के अंतर्गत दो लिंग धारण करने वाले जीवों को द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, जैसे केंचुआ, जोंक, फीता क्रीम, स्पंज आदि। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। चलिए शुरू करते हैं। लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं। तो जब जीव परिपक्वता अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें लैंगिक जनन की मुख्यतः 3 घटनाएं होती हैं। इसमें नंबर 1, निषेचन के पूर्व की घटनाएं। निषेचन के पूर्व की घटनाएं। और नंबर दूसरा होता है निषेचन की घटनाएं। निषेचन की घटनाएं। और नंबर तीसरा है निषेचन के बाद की घटनाएं। निषेचन के बाद की घटनाएं। तो सबसे पहले जानेंगे निषेचन के पूर्व की घटनाएं। नंबर 1 पे निषेचन के पूर्व की घटनाएं। चलिए इसको देखते हैं। निषेचन के पूर्व की घटनाएं। ये घटनाएं मुख्यतः निषेचन के पहले की घटना होती है। पहले की घटना होती
है, जिसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, युग्मक जनन या इसे इंग्लिश में कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। और नंबर 2 है युग्मक स्थानांतरण। या इसे इंग्लिश में कहा जाता है गैमेटो ट्रांसफर। तो सबसे पहले जानेंगे कि युग्मक जनन क्या है। नंबर 1 पे युग्मक जनन जानने से पहले हम जानेंगे युग्मक क्या है। तो युग्मक जानने के पहले क्या है, तो युग्मक एक प्रकार की अगुणित कोशिकाएं होती हैं। यदि कोई पूछेगा युग्मक क्या है, तो युग्मक अगुणित कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे युग्मक के प्रकार। तो युग्मक को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यदि जीवों की बात किया जाए, जीवों में मुख्यतः नर युग्मक तथा मादा युग्मक होते हैं। वहीं अगर पादपों की बात किया जाए, पादप में तो उसमें समयुग्मक तथा विषम युग्मक होते हैं। नर युग्मक की यदि बात किया जाए तो इसे शुक्राणु या पुमड़ू कहा जाता है। वहीं अगर मादा युग्मक की बात किया जाए तो इसे अंडाणु या डिंब कहा जाता है। नर युग्मक की बात किया जाए तो ये गतिमान होते हैं, यानी मोटाइल होते हैं। और मादा युग्मक की यदि बात किया जाए तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, अर्थात ये गति नहीं करते हैं। उसके बाद यदि इसके अन्य नाम देखें तो नर युग्मक को सूक्ष्म युग्मक
सूक्ष्म युग्मक और मादा युग्मक को गुरु युग्मक कहा जाता है। चलिए अब पादप में देख लेते हैं समयुग्मक और विषम युग्मक। समयुग्मक का सेंस ये होता है कि इनके आकार, आकृति व स्वभाव समान होता है, तो ये समयुग्मक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो क्लैडोफोरा आता है इसमें। वहीं अगर विषम युग्मक की बात किया जाए तो ये जो आकार है, आकृति है और स्वभाव है, ये असमान रहेंगे। तो इस प्रकार यदि समयुग्मक की बात किया जाए तो आकृति, आकार, स्वभाव समान होते हैं। विषम युग्मक की बात किया जाए तो इसमें आकार, आकृति और स्वभाव असमान होते हैं। समयुग्मक को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, यानी कहने का मतलब ये है कि ये स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। और विषम युग्मक की यदि बात किया जाए तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे युग्मकों का निर्माण। युग्मक का निर्माण कैसे होता है। युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण। तो युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन से होता है, विभाजन से होता है, जिसमें जीन विनिमय, जीन विनिमय, जीन एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो डीएनए में पाया जाता है। और जीन का डिस्कवर जो किया था वो जोहानसन ने किया था। जीन विनिमय, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होता है, होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि कोई पूछे युग्मक का निर्माण कैसे होता है, तो युग्मक का निर्माण मुख्यतः अर्धसूत्री विभाजन से होता है और इसमें जीन का विनिमय होता है, अर्थात क्रॉसिंग ओवर होता है। उसके बाद आगे देखेंगे कुछ जंतु तथा पादप में गुणसूत्र की संख्या। तो कुछ जंतु तथा पादप में गुणसूत्रों की संख्या। जैसे यहाँ मान लेते हैं जंतु और यहाँ गुणसूत्र संख्या।
तो जंतु में यदि जंतुओं की बात किया जाए तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, 46। वहीं अगर बात किया जाए बिल्ली कैट में गुणसूत्रों की संख्या तो उसमें 38 होती है। वहीं अगर बात किया जाए कुत्ता डॉग की तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 78 होती है। उसके बाद आगे बात किया जाए घोड़ा या हॉर्स अथवा बकरी, इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 66 होती है, यानी 66 होती है। वहीं आगे बात किया जाए मेढक की, मेढक अथवा टोड, तो दोनों में गुणसूत्र की संख्या 24 होती है। उसके बाद यदि चिड़िया की बात किया जाए हाउस स्पैरो या जिसे घरेलू चिड़िया कहा जाता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या देखें तो इसमें 76। वहीं अगर मक्खी की बात किया जाए मक्खी तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 12। अगर मच्छर की बात किया जाए तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। इस प्रकार विभिन्न जंतुओं में या जीवों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। कुछ पादपों में देख लेते हैं पादप, और यहाँ गुणसूत्र संख्या। पादप में मान लीजिए मटर में गुणसूत्र की संख्या 14। धान या चावल, इसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 24। वहीं अगर गेहूं की बात किया जाए गेहूं तो इसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 42। वहीं अगर प्याज की बात किया जाए तो प्याज में गुणसूत्र की संख्या होती है 32। वहीं अगर आलू की बात किया जाए या तंबाकू की बात किया जाए तो दोनों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। वहीं अगर मूली की बात किया जाए रेडिश अथवा गोभी की बात किया जाए तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या 18। वहीं अगर सेब की बात किया जाए तो सेब में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 34 होती है। इस प्रकार विभिन्न पादपों में भी गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। उसके बाद आगे देखेंगे निषेचन के पूर्व की घटनाओं का जो दूसरा प्रकार है युग्मक स्थानांतरण, उसको देखेंगे। युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है, निषेचन का जो दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण इसमें देखेंगे युग्मक जनन के बाद नर तथा मादा युग्मकों के संलयन के लिए एक दूसरे के समीप आना, एक दूसरे के
समीप आना, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि युग्मक स्थानांतरण युग्मक जनन के बाद नर तथा मादा युग्मकों के संलयन के लिए एक दूसरे के जब पास आते हैं तो उसमें युग्मक का स्थानांतरण होता है। इसके लिए माध्यम की अवस्था होती है। माध्यम की यदि बात किया जाए, जैसे यदि पादप में माध्यम की बात किया जाए तो उसमें पॉलिनेशन होता है जिसे परागण कहते हैं। तो पॉलिनेशन में एक होता स्वपरागण या जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, और दूसरा होता पर परागण जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो पर परागण में कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चलिए थोड़ा चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से जानेंगे कि युग्मक का स्थानांतरण पादपों में कैसे होता है। पादप में युग्मक स्थानांतरण, इसको चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये इसका स्टामेन है। परागकोश, और ये दलपुंज मान सकते हैं। एक और फिगर बना लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। इसमें ये परागनली और ऊपर परागकोश, और ये दलपुंज, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे इनका नाम। तो इसे सेपल कहा जाता है या बाह्य दलपुंज, इसे पेटल कहा जाता है या जिसे दल या दलपुंज कहा जाता है। और यहाँ इसकी यदि बात करें तो ये ओवरी है, अंडाशय जिसे कहा जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये ओवरी कहा जाता है या जिसे हिंदी में अंडाशय कहते हैं, और ये स्टाइल या जिसे हिंदी में वर्तिका कहा जाता है, और ये स्टिग्मा या जिसे हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं।
वहीं अगर यहाँ पराग नलिका की बात किया जाए, यानी ये तीनों जो पार्ट हैं ये जायांग को शो करते हैं। वहीं अगर यहाँ ये परागकोश या जिसे पॉलन ट्यूब कहा जाता है, पॉलन ट्यूब, इसके अंदर पाया जाता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स या जिसे परागकण कहते हैं। तो ये शो करता है पुमंग को। अब यहाँ पॉलिनेशन की क्रिया देखते हैं। पॉलिनेशन की क्रिया, तो यदि यहाँ परागकोश फूट करके और उसी पादप के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है तो ये क्रिया कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। और यदि ये परागकोश फूट करके यहाँ से परागकण निकल करके दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो ये क्रिया कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कहने का मतलब ये है स्वपरागण उसी पादप के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पादप के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचते हैं तो ये क्रिया कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब परपरागण की बात किया जाए तो परपरागण पराग कोश से परागकण निकल करके दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचते हैं तो वो क्रिया कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन। और इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की यदि माध्यम की बात किया जाए तो इसके मुख्यतः कुछ माध्यम इस प्रकार हैं, जैसे हवा, कीट, पक्षी, जल, जो जल में जीव रहते हैं उनमें जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो जल के माध्यम से होती है। चमगादड़ तथा जंतु, ये क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ माध्यम हैं। वहीं अगर ये पूछा जाए कि स्वपरागण किस में होता है, परपरागण किस में होता है, तो स्वपरागण गण जो होता है वो मुख्यतः मटर, गेहूं, धान, आलू, टमाटर आदि में। वहीं अगर परपरागण की बात किया जाए, परपरागण की, तो ये क्रिया मुख्यतः सेब, अंगूर, रसभरी, बेर, डेट प्लम आदि में होती है। तो इस प्रकार जो युग्मक का स्थानांतरण होता है, यदि जीवों की बात किया जाए तो एक दूसरे के जब समीप आते हैं तब वहाँ संभोग क्रिया द्वारा युग्मक का स्थानांतरण होता है। और वहीं पादप की बात किया जाए तो वो पॉलिनेशन की क्रिया द्वारा युग्मक का स्थानांतरण होता है। पॉलिनेशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। और इसके माध्यम हैं हवा, कीट, पक्षी, जल, चमगादड़ तथा जंतु द्वारा। यदि स्वपरागण का एग्जाम्पल
देखा जाए तो मटर, गेहूं, धान, आलू, टमाटर आदि आते हैं। पर परागण की बात किया जाए तो उसमें सेब, अंगूर, रास्पबेरी, बेर आदि आते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं यानी दूसरी जो घटना होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लैंगिक जनन की जो दूसरी घटना बताया गया है वो निषेचन की घटना। निषेचन की घटना दूसरी घटना है वो निषेचन की घटना या घटनाएं। इसमें देखेंगे यह सबसे पहले जानेंगे यह होता क्या है। चलिए इसको देखेंगे। यह लैंगिक जनन की लैंगिक जनन की सबसे जटिल एवं महत्वपूर्ण घटना है। इसमें युग्मक का संलयन होता है। यदि निषेचन की क्रिया के प्रकार की बात किया जाए तो निषेचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यानी निषेचन के प्रकार तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। तो सबसे पहले बाह्य निषेचन उसके बाद आंतरिक निषेचन। दोनों की तुलना के द्वारा जानेंगे कि बाह्य निषेचन क्या है और आंतरिक निषेचन क्या है। तो यहाँ मान लीजिए लिख देते हैं बाह्य निषेचन और इधर आंतरिक निषेचन। दोनों के यदि कैरेक्टर की बात किया जाए कि बाह्य निषेचन क्या है या आंतरिक निषेचन क्या है। बाह्य निषेचन में नंबर 1 यह युग्मक संलयन बाह्य माध्यम में होता है। यानी इसमें जो युग्मक का संलयन होता है वो बाह्य माध्यम से होता है। यदि आंतरिक निषेचन की वहीं बात किया जाए तो इसमें जो युग्मक संलयन आंतरिक माध्यम से होता है। आंतरिक माध्यम से होता है। उसके बाद नंबर 2 की यदि बात करें तो नंबर 2 पे इसमें दोनों युग्मक माध्यम के दौरान छोड़ दिए जाते हैं या मुक्त कर दिए जाते हैं। छोड़ दिए जाते हैं। इसमें यदि बात किया जाए इसमें केवल
नर युग्मक छोड़े जाते हैं, नर युग्मक छोड़े जाते हैं। इसमें संतति, अगला पॉइंट, इसमें संतति असुरक्षित रहती है, असुरक्षित रहती है यदि आंतरिक निषेचन की बात किया जाए तो इसमें संतति सुरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है। उसके बाद अगला पॉइंट की बात किया जाए, इसमें युग्मकों की संख्या, युग्मकों की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। इसमें युग्मक संख्या कम होती है, कम होती है। अगले पॉइंट की बात किया जाए, इसमें उत्पन्न जीवों की संख्या, जीवों की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। इसमें जीवों की संख्या कम होती है, कम होती है। इसमें उदाहरण में देखेंगे तो इसमें मुख्यतः मेढक, मछली आदि आते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो मनुष्य, जानवर, पक्षी आते हैं, पक्षी आदि। तो इस प्रकार यदि बाह्य निषेचन की बात किया जाए तो उसमें मेढक और मछली आदि जंतु आते हैं, और आंतरिक निषेचन की बात किया जाए तो उसमें मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि आते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, निषेचन के बाद की घटना। लैंगिक जनन की जो तीसरी घटना है वो निषेचन के बाद की घटना। तीसरी घटना निषेचन के बाद की घटना या घटनाएं। तो निषेचन की बाद की जो घटनाएं हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। उसमें सबसे नंबर 1 पे है जो पहली घटना है, उसमें युग्मनज का निर्माण, और जो दूसरी घटना है वो भ्रूणोद्भव या जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। तो निषेचन की जो बाद की घटना है, घटनाओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, युग्मनज का निर्माण और भ्रूणोद्भव। सबसे पहले जानेंगे युग्मनज का निर्माण। नंबर 1 पे युग्मनज का, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है जायगोट, युग्मनज का निर्माण। इसमें देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे युग्मनज का जो निर्माण होता है वो होता कैसे है। तो ये
युग्मनज का जो निर्माण होता है वो निषेचन से होता है, निषेचन से होता है। उसके बाद जानेंगे युग्मनज है क्या है। तो यह नई पीढ़ी की, यह नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है, प्रथम कोशिका होती है, जो जीवों की निरंतरता को, जो जीवों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है, सुनिश्चित करती है। इसमें जो युग्मक होता है वो निषेचन के द्वारा युग्मनज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नंबर 2, दूसरी घटना की यदि बात करें, भ्रूणोद्भव दूसरी घटना है, भ्रूणोद्भव। या इसे इंग्लिश में कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस इसमें देखेंगे ये क्या है। तो इसमें युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। यह होता कैसे है? तो यह युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन से होता है। समसूत्री विभाजन से होता है और इसमें भ्रूण की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार यदि भ्रूणोद्भव की बात किया जाए तो युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन होता है, इसलिए यह क्रिया होती है और उसके फलस्वरूप जो भ्रूण होता है उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पादप की अन्य टॉपिक की बात किया जाए तो उसमें अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बार बार पूछा जाता है, जब प्रैक्टिकल होता है उसमें वाइवा होता है तो उसमें पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि बीज का निर्माण किससे होता है।
और फल का निर्माण किससे होता है। तो यदि बीज का निर्माण, यदि बीज के निर्माण की बात किया जाए तो वो बीजांड से और बीजांड होता कहाँ है, तो बीजांड जो है अंडाशय के अंदर पाया जाता है। कभी कभी ये होता है कि पूछ लेते हैं कि बीजांड और बीज में क्या होता है। तो सपोज दैट मान लीजिए बीजांड की संख्या 3 है तो बीज की संख्या भी 3 होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बीजांड की संख्या बराबर बीज की संख्या। उसके बाद यदि फल के निर्माण की बात किया जाए, फल का निर्माण, तो फल का निर्माण यदि पूछा जाए फल का निर्माण कैसे होता है, तो फल का निर्माण मुख्यतः अंडाशय से होता है, अंडाशय से होता है। तो इस प्रकार यदि पूछा जाए बीज का निर्माण कैसे होता है तो बीजांड से, और फल का निर्माण कैसे होता है तो अंडाशय से। इस प्रकार यदि फिगर के माध्यम से देखें बीज कहाँ होता है या बीजांड कहाँ होता है और अंडाशय कहाँ होता है, तो सपोज दैट मान लीजिए ये कुकम्बर है, खीरा जिसे कहा जाता है। तो इसमें कुछ इस तरह से सीड्स रहते हैं। इसमें जगह जगह पे सीड्स पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। तो यदि बीजांड की बात किया जाए तो बीजांड जो बीज के अंदर पाया जाता है, यानी ये वाला पोर्शन, इसके अंदर जितने भी बीज पाए जाएंगे इनको बीजांड कहा जाएगा। और ये पूरा होल पार्ट यानी पूरा का पूरा फल भित्ति ले करके, यानी पेरिकार्प, फल भित्ति को इंग्लिश में कहा जाता है पेरिकार्प, और ये इसके अंदर पाया जाता है बीज और बीज में बीजांड। तो ये पूरा होल पोर्शन यानी टोटल जो है ये अंडाशय के अंतर्गत आता है, अंडाशय। और बीजांड जो है ये बीज जहाँ पर पाए जाते हैं वही होता है। तो इस प्रकार यदि पूछा जाए बीज का निर्माण कहाँ से होता है, किससे होता है, तो बीजांड से। फल का निर्माण किससे होता है तो अंडाशय से। बस आज इतना ही। इसी के साथ आप लोगों का पहला अध्याय समाप्त हो गया। अगली वीडियो में आप लोगों को दूसरा अध्याय पढ़ाया जाएगा। दूसरे अध्याय का नाम है पुष्पीय पादपों में जनन। लेकिन दूसरे अध्याय पढ़ाने से पहले आज का मुख्य प्रश्न जो होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया जाएगा, और उसको देख करके आज की वीडियो आप लोगों को कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन देख करके उसका आंसर देंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कितना समझ में आया। बस आज इतना ही। इसी के साथ जय हिंद।